पिछले क्लास में हम लोगों ने एलिप्स के बारे में बेसिक्स पढ़ा था। एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लैटिस रेक्टम, ये सब के बारे में। आज क्या पढ़ाने वाला था मैं? लास्ट क्लास में टॉपिक बताया था, बताओ। Problems on standard equation, points with respect to ellipse or lines with respect to ellipse. So first of all, we will do a few questions based on earlier class, and then we will move further. अच्छा, हम लोगों ने पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एलिप्स का बात कर लिया क्या? नहीं बात की है ना? तो उसके बारे में भी जानना होगा। ध्यान से वो एक निकल रहा था। चलो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose axes are coordinate axis with focus plus minus 2 comma 0 and latus rectum is 16 units. 16 is 6 units. तो इस इक्वेशन का, इस एलिप्स का इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है। एक्सिस जो है एलिप्स का, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग ही है। तो दो ही केस हो सकता है, या तो वर्टिकल एलिप्स बने या हॉरिजॉन्टल एलिप्स बने। बट फोकस देखो एक्स एक्सिस पे है, इसलिए हॉरिजॉन्टल एलिप्स ही बनेगा, ये श्योर है। हॉरिजॉन्टल एलिप्स ही बनेगा, ये श्योर है। तो एक फोकस दिया हुआ इसका -2,0, F1 मान लो या FF डैश मान लो, और एक फोकस दिया हुआ 2,0। लैटस रेक्टम का लेंथ दिया हुआ 6 यूनिट। तो यहां से देखो आप, सेंटर हो गया इसका 0,0। सेंटर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है? तभी हमको पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टाइप होगा या एक्स माइनस x1 का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अगर सेंटर x1 y1 रहेगा तो इस टाइप का एलिप्स बनेगा, ध्यान देना। और सेंटर 0 0 रहेगा तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ऐसा बनेगा। नाउ दोनों फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 2a के बराबर होगा। एक होता है a,0, एक -a,0। तो 2a का वैल्यू 4 यूनिट हो गया, यानी a का वैल्यू हो गया 2 यूनिट। यहाँ से एक रिलेशन आया। लैटस रेक्टम का जो लेंथ है वो दिया हुआ है, यानी 2 टाइम्स बी स्क्वायर बाई ए होता था लैटस रेक्टम का लेंथ, ये 6 है, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 से दिया हुआ है। और एक रिलेशन और होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। इसको इंटरप्रेट करके और हमें अब फाइनली ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू पता करना है, ठीक है?
तो यहां से क्या करो आप, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करोगे देखो, यहां से लिखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ए का जो ये वैल्यू है वो 2 है, तो इस वैल्यू को बी स्क्वायर, हाँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होगा, 2 से कटेगा भी तो ये आ गया, ए का वैल्यू 2 रखो, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a है, तो यहाँ रख दो 3a इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4, यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ए माइनस 4 इंटू ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए को पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ए को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं हम लोग, बी स्क्वायर का वैल्यू 3a है ना, तो ए नेगेटिव नहीं हो सकता। फिर यहाँ से भी देखो इसेंट्रिसिटी पॉजिटिव होना है, तो ए को भी पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ से ए बराबर आ जाएगा 4, नेगेटिव नहीं ले सकते। नाउ सिंस ए का वैल्यू 4 आ गया, तो इसेंट्रिसिटी खैर लिखने का कोई मतलब नहीं है, जरूरत पड़ेगा तो लिखते, जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बी स्क्वायर का वैल्यू लिखो, दैट इज 3a, तो ये 12 हो जाएगा। नाउ इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया 16, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 12 इज इक्वल टू 1। ये फाइनली एलिप्स का इक्वेशन। Let us do another question. Find eccentricity of an ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1, whose lattice rectum is equal to half of major axis. मुझे नहीं पता वैसे तो कि ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है या वर्टिकल एलिप्स, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसेंट्रिसिटी पे, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ फिलहाल, अजम्पशन में मान के चलता हूँ, लेट ए बी से बड़ा, देखते क्या होता है, सेम रिजल्ट आएगा दोनों के लिए वैसे। तो इसको अगर इंटरप्रेट करोगे तो 2b स्क्वायर बाई ए विल बी इक्वल टू हाफ, मेजर एक्सिस का लेंथ 2 होगा ना, 2a, तो यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, तो ये रिलेशन हमको यहाँ से मिल गया। ना हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी एक रिलेशन रहता है। अब यहाँ स्मार्टली ये सोचना है कि किसी तरीके से हमको बी और ए को एलिमिनेट कर देना है, बिकॉज वी ओनली हैव टू फिगर आउट व्हाट इज इसेंट्रिसिटी। सो बाकी चीजों से मतलब है नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से देखो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का वैल्यू लिखा जा सकता है, दिस इज 2, 1/2, तो इसको 1/2 लिख दिया, 1 माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर का वैल्यू हो गया 1 माइनस हाफ, दैट इज हाफ, ई का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस बी, प्लस माइनस नहीं लगाना, ठीक है ना, ऐसे करिए।
तो ये एक दो क्वेश्चन हो गया। असाइनमेंट दूंगा उसमें क्वेश्चन बहुत सारा रहेगा, तो उसको आप करना। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर मैं बताऊंगा। लेट्स सी पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमको एक ऑक्सिलियरी सर्कल के बारे में जानना पड़ेगा। व्हाट इज ऑक्सिलियरी सर्कल? तो इसको बोलते हैं सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन मेजर एक्सिस एज डायमीटर। अगर मैं एक एलिप्स, इस एलिप्स का बात करूं, तो इसके मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के अगर एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, तो इसको ऑक्सिलियरी सर्कल बोलेंगे। शॉर्ट में लिख रहा हूं ऑक्सिलियरी। अच्छा अब देखो यहां से मान लो अगर एलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसका सेंटर कितना हो गया? सेंटर विल बिकम 0,0। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, डायमीटर ऑफ सर्कल कितना हो गया? डायमीटर का वैल्यू 2a के इक्वल हो जाएगा, मेजर एक्सिस के लेंथ के बराबर, यानी रेडियस कितना हो गया? a के बराबर। तो इक्वेशन जो लिखोगे आप ऑक्सिलियरी सर्कल का, वो इक्वेशन हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के बराबर। ठीक। इसी तरीके से मान लो अगर वर्टिकल एलिप्स होगा, वर्टिकल एलिप्स होगा अगर इस तरीके से, अगर मान लो वर्टिकल एलिप्स हुआ, तब ऑक्सिलियरी सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? अगर एलिप्स का इक्वेशन है एक्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ मान के चल रहे हैं ए ग्रेटर देन बी है, यहाँ मान के चल रहे हैं ए लेस देन बी है। तो यहाँ पे ऑक्सिलियरी सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस इस पर बी के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? मेजर एक्सिस का लेंथ 2a की जगह 2b हो जाएगा, इसलिए रेडियस बी के बराबर हो जाएगा। अब जो हम एलिप्स का पैरामेट्रिक इक्वेशन डिफाइन करते हैं, उसके लिए जो हम लोग पैरामीटर सेलेक्ट करते हैं, वो पैरामीटर हम लोग सेलेक्ट करते हैं ऑक्सिलियरी सर्कल के रेस्पेक्ट में, इसीलिए ऑक्सिलियरी सर्कल हमने डिफाइन किया। So let's say we have a circle. तो मान लो इस तरीके से एक एलिप्स और ऑक्सिलियरी सर्कल है। तो यहाँ पे जो हम पैरामीटर ले रहे हैं, उसमें जो एंगल बोलेंगे, वो एंगल हम एलिप्स पे नहीं लेके हम उसके ऑक्सिलियरी सर्कल पे लेते हैं। ये मान लो थीटा है। तो मान लो अगर ये एलिप्स का इक्वेशन एक्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो रहा होगा, लेट्स से, तो इस सर्कल का इक्वेशन हो गया एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और अगर इसको मैं पी थीटा बोलूं, ठीक है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सर्कल पे पैरामेट्रिक पॉइंट कितना होता है? ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, अगर थीटा एंगल है तो। अब इसको जरा ध्यान से देखो, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, और ये मान लो पॉइंट है Q, या लेट्स से, हाँ इस पॉइंट को मान लो Q, और इसको भी मैं थीटा से ही रिप्रेजेंट करूंगा, Q थीटा। तो देखो ध्यान देना, ये वाला एंगल थीटा नहीं है,
समझ रहे हो बात को? वो ऑक्सिलियरी सर्कल पे एंगल थीटा बन रहा है, ना कि एलिप्स पे, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करेंगे क्यू ऑफ थीटा से ही। लेकिन थीटा कहाँ है? ऑक्सिलियरी सर्कल पे, ये ध्यान देने वाली बात है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिफाइन ही इस तरीके से किया गया है, इससे आसानी होता है थोड़ा हमको एलिप्स का इक्वेशन लिखने में। अगर सिनेरियो कुछ इस तरीके से है, ध्यान देना, क्यू पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? जितना पी का एक्स कोऑर्डिनेट है उतना ही रह जाएगा, क्योंकि ये सेंटर ओ जो है ये 0,0 है। तो क्यू का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए कॉस थीटा ही रह जाएगा, बट वाई कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता। लेट करो क्यू का वाई कोऑर्डिनेट के बराबर है, तो ए कॉस थीटा कॉमा के ये एलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि एलिप्स पे लाई कर रहा है। अगर इसमें मैं इसको पुट करूं तो दिस विल बी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ यहां से मैं लिख सकता हूं के स्क्वायर का वैल्यू, के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस ए स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, एंड के स्क्वायर का वैल्यू ये आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी के इज इक्वल टू प्लस माइनस बी भी लिख सकते हैं, बट लेट्स राइट इट बी साइन थीटा, क्योंकि माइनस वाला जो पार्ट है माइनस बी साइन थीटा उसको एंगल से एडजस्ट किया जा सकता है। जब मैं एंगल है ना 2 पाई माइनस थीटा लूंगा तो कॉस थीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रह जाएगा, और 2 पाई माइनस थीटा जब मैं एंगल लूंगा तो ये अपने आप माइनस भी होगा, क्योंकि थीटा यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं, जैसा थीटा लेंगे उसके अकॉर्डिंग पॉइंट बदलता जाएगा। तो एक समय पे ऐसा थीटा आएगा तो ये पॉइंट अपने आप रिप्रेजेंट हो ही जाएगा। ये ना हुआ कि एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, वाई नेगेटिव करना है, तो इसलिए यहाँ पे मैं प्लस माइनस नहीं लगा रहा हूँ, वो थीटा से ही एडजस्ट हो जाएगा, थीटा को जब हम चेंज करना स्टार्ट करेंगे। मोटा मोटी कहने का मतलब ये हुआ कि क्यू जो है उसको लिख सकते हैं ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, यानी कि इसका जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है उसको लिखो x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू बी साइन थीटा। और ये पैरामेट्रिक इक्वेशन सिर्फ एक एलिप्स के लिए नहीं, दोनों एलिप्स के लिए वैलिड है। अगर आप थीटा एलिमिनेट करना चाहते हो, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ो, दोनों को अगर स्क्वायर करके जोड़ोगे, दोनों को स्क्वायर नहीं, एक्स बाई ए इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड वाई बाई बी इज इक्वल टू साइन थीटा, अगर दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो यू विल अल्टीमेटली रीच टू दिस कंक्लूजन। सो ऐसा लिखना जो है, अब देखो, अगर मैं इसको x बाई ए इज इक्वल टू कॉस थीटा लिख रहा हूँ और y बाई बी इज इक्वल टू साइन थीटा, और स्क्वायर करके अगर मैं ऐड करता हूँ तो इस कंक्लूजन पे पहुंचूंगा। अब इसमें a बट b से बड़ा है या b a से बड़ा है, इस फैक्ट का इसमें कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई यूज नहीं है। सो ये जो इक्वेशन आया, दिस इज वैलिड फॉर बोथ द एंगल्स, दिस इज वैलिड फॉर बोथ द केसेस। a ग्रेटर देन b में भी ये वैलिड है और b ग्रेटर देन a में भी वैलिड है। ठीक है,
देखो इसका ऑक्सिलियरी सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो, बाई 3 हो जाएगा, ये बाई 4 हो जाएगा। 12 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, डिवाइड बाई 12 ऑन बोथ साइड्स। तो इसको ऐसा समझ लो, इसका ऑक्सिलियरी सर्कल कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो वर्टिकल है ना, ठीक, कितना, यहाँ क्या लोगे आप, बी स्क्वायर या ए स्क्वायर बताओ, बी स्क्वायर लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2b मेजर एक्सिस है, तो ये इतना हो जाएगा, है ना, और x की जगह क्या लिख देंगे फिर, x-3, y की जगह y+1, ये हो गया ऑक्सिलियरी सर्कल का इक्वेशन। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा, ये a स्क्वायर का वैल्यू है, ये b स्क्वायर का वैल्यू है, तो x के जगह जैसे x इज इक्वल टू a cos थीटा लिखते थे ना, आप तो समझ गए होंगे सब, तो x के जगह x-3 इज इक्वल टू हो जाएगा a cos थीटा, समझ गए, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 + 3 cos थीटा, एंड y की जगह y+1 हो जाएगा इज इक्वल टू sin थीटा। हाँ बोल, आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रहा चमन, इसलिए चैट बॉक्स में लिखो, मैं पढ़ लूंगा जो डाउट, √3 आवाज नहीं आ रहा है क्लियर, सर √3 होगा। राइट इन चैट बॉक्स। अच्छा हाँ, 3a स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है, ध्यान दीजिए, x-√3, यहाँ नहीं थी, यहाँ नहीं। x-3 इज इक्वल टू a cos थीटा, तो ये हो जाएगा, या x-3 इज इक्वल टू लिख सकते हो, a की जगह हो गया √3 cos थीटा। यानी y+1 इज इक्वल टू b की जगह लिखोगे 2 sin थीटा, करेक्ट, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -1 + 2 sin थीटा, ठीक है, ऐसे। डाउट्स रखना सभी कलेक्ट करके, मैं डाउट्स करवाऊंगा आपको, ठीक है, अभी हम लोग के पास रिवीजन के लिए बहुत टाइम बचेगा, होपफुली आपको मिड जनवरी तक सिलेबस फिनिश हो जाना चाहिए, वैसे तो दिसंबर के तक ही प्लान किए थे, बट थोड़ा बहुत चूंकि ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, तो आप लोग के लिए बहुत हेक्टिक नहीं कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा अगर खींचते तो जल्दी हो जाता, बट एनीवे मैथ्स का सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा अब, तो रिवीजन का भी है प्लान, और बहुत सारा जो डिस्कशन बचा हुआ है सर्कल वगैरह का वो सब हम लोग करेंगे, अपने डाउट्स को लिख के रखना, सर्कल का मैं डिस्कस कराऊंगा, एक बार पहले आप लोग उसको कर लो अच्छे से, सर्कल पैराबोला सब डिस्कस कराऊंगा, जो लेवल 1 2 3 ये सब दे रहा हूँ सब डिस्कस करवाऊंगा मैं, रिवीजन के तौर पे हो जाएगा वो सब, बट जितने भी डाउट्स है उसको रखना लिख के,
नाउ लेट्स सी पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स। सो अगर एलिप्स और सर्कल में फर्क ढूंढना चाहो तो कितने का फर्क है? एक स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन ऐसा होता है, एलिप्स का इक्वेशन ऐसा होता है, और सर्कल का इक्वेशन होता है ऐसा। तो ए स्क्वायर यहां से हटा दो, यहां नीचे कर दो। सो अगर मेजर एक्सिस का लेंथ और माइनर एक्सिस का लेंथ बराबर कर दिया जाए तो दिस विल कन्वर्ट इनटू अ सर्कल। गेटिंग इट? मेजर एक्सिस का लेंथ और माइनर एक्सिस का लेंथ अगर बराबर हो जाए तो एलिप्स विल कन्वर्ट इनटू अ सर्कल। तो देखो सारी बातें यहां से क्लियर हैं। अगर आप गौर से देखो ध्यान से, क्या होता था एलिप्स में या सर्कल में? एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। यहाँ क्या है? एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और वाई वाले पार्ट में ए की जगह है बी। ठीक है ना, इतने का ही तो फर्क है। ये सारे जो ऑब्जर्वेशन है हमें काम आएंगे। तो अगर मैं एस मानता हूं एक्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, S1 वही सिमिलर अप्रोच से जैसे हमने पैराबोला में लगाया था। With similar approach you can reach to this conclusion. ठीक है, point will be outside, इसमें point inside, point inside रहेगा तो no tangent, और point on ellipse। सेम चीज है, बहुत कुछ अलग बात नहीं है। और now let's come to lines with respect to ellipse। सब समझो रिवीजन चल रहा है। सर्कल में जो हमने पढ़ा, पैराबोला में जो हमने पढ़ा, इन सारी बातों का समझ लो रिवीजन चल रहा है। So a line with slope m can be in 3 positions। ठीक है, so it can be in 3 positions। Position 1, let's say this is position 1, this is position 2, this is position 3। so मान लो लाइन है हमारे पास y is equal to mx plus c, और एलिप्स जो है वो एलिप्स है एक्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देखूंगा और देखूंगा एक्स का कितना वैल्यू मिलेगा, जैसे हमने पैराबोला में किया था। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, यहां से आपको क्वाड्रेटिक मिलेगा, क्वाड्रेटिक इन एक्स। ना इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो, लिखो। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट लिख लिया, और उसके बाद आप अप्लाई करोगे कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है then line intersects the ellipse। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के इक्वल आया तो लाइन बिकम्स टैंजेंट। ये एक पॉइंट पे टच करेगा, लाइन और एलिप्स के बीच एक कॉमन पॉइंट होगा। और डी अगर लेस देन 0 हो गया उस क्वाड्रेटिक में एक्स का, तो बोलेंगे लाइन इज आउटसाइड द एलिप्स। या लाइन एंड एलिप्स हैव नो पॉइंट्स इन कॉमन। पर और ये रिजल्ट आता कितना है, तो ये जब आप देखोगे यहाँ पे जो डी ग्रेटर देन 0 के करस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट आता है, वो सर्कल में क्या था, सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर इसको ध्यान से देखो तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर है, करेक्ट? यानी ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। इस पार्ट में रहता है सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें रहेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें रहेगा सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देना एकदम वही। अच्छा, यहाँ डी लेस देन 0 है, यहाँ ग्रेटर देन 0 है। वो जब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके इवैल्यूएट करोगे तो देखोगे ऐसा आ जाता है, तो चिंता करने वाली बात नहीं है।
तो ये रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, ये रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और ये जो है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हो गया। दिस इज कंडीशन फॉर टेंजेंसी। गेटिंग इट? ये आप खुद से डिराइव करके देखना, इतना आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव फर्दर। तो अब हम लोग टेंजेंट्स के इक्वेशन पे आ जाएंगे। टेंजेंट्स का इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग एलिप्स के केस में? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहला पॉइंट फॉर्म। अच्छा एक और बात, ये जो रिजल्ट्स आए हैं, ये रिजल्ट्स ए बड़ा है बी से या बी बड़ा है ए से, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये रिजल्ट्स वैलिड है, वैलिड फॉर बोथ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन ए। तो ये उन दोनों के लिए वैलिड है, ध्यान देना। क्योंकि इस फैक्ट का, इस पूरे प्रोसेस में ए बड़ा है बी से या बी बड़ा है ए से, इस फैक्ट का कहीं पे भी यूज नहीं करते हैं। तो जो रिजल्ट आएगा वो उस बात से इंडिपेंडेंट होगा। तो पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन वही पुराना अपना, t इज इक्वल टू 0। तो ज्यादा परेशानी नहीं है। सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड जो है वो है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में देखो क्या करोगे, आपके पास पॉइंट जो है वो है एक कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। मान लो इस पॉइंट पे हम लोग जो है वो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, इसको पी थीटा भी बोल सकते हो। बट हाँ ये ध्यान रहिए, जो थीटा पी थीटा लिखा हुआ है, सो थीटा को इसमें इसेंट्रिक एंगल बोलते हैं। हालांकि जो पैरामेट्रिक इक्वेशन पढ़ा ना, वहीं पे लिख देना चाहिए ये बात। थीटा जो है उसको हम लोग, थीटा इज नोन एज इसेंट्रिक एंगल। इसेंट्रिक भी बोलते हैं या पैरामेट्रिक भी बोलते हैं। इसेंट्रिक या पैरामेट्रिक एंगल। और ये ध्यान में होना चाहिए कि थीटा जो है, अच्छा एक और बात, पी एंड क्यू आर नोन एज करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। तो इसमें इक्वेशन क्या हो जाएगा, टी, अच्छा एलिप्स का इक्वेशन मान लो रहा होगा एक्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो टेंजेंट है, टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर, टी इज इक्वल टू 0 लिखोगे तो वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स के जगह रख, एक्स वन के जगह रख दो ए कॉस थीटा, और y1 के जगह रख दो b sin थीटा। So from there you can write x cos theta upon a plus y sin theta upon b is equal to 1। देखो ये एकदम सिमिलर रिजल्ट है। अगर आप याद करो, जो रिजल्ट हम लोग के पास होता था सर्कल के केस में, वो क्या होता था, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू a। x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू a। इस a को अगर यहाँ से हटाओ तो यहाँ a आ जाएगा, यहाँ a आ जाएगा। जो y वाला पार्ट है उसमें a की जगह खाली b आ गया। सो इफ यू ऑब्जर्व and if you remember formula for circle, from there also you can derive formula for ellipse, because circle is also an ellipse. Circle is also an ellipse.
whose major axis and minor axis are of equal length. So जो तीसरा फॉर्मेट है that is slope form. स्लोप फॉर्म में क्या करना है आपको, तो लेट कर लिया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बी टेंजेंट. अगर स्लोप दिया रहेगा तो, जब भी स्लोप दिया रहेगा तो इसी फॉर्म में टेंजेंट अज्यूम करना है. और जहां सी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. किस एलिप्स के लिए, अगर एलिप्स हम मान के चल रहे हैं एक्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू. अच्छा, ये जो रिजल्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, ये बड़ा है बी से या बी बड़ा है ए से, ये सारे रिजल्ट्स इंडिपेंडेंट है. तो ये जितने भी रिजल्ट्स लिख रहा हूँ ये सब वैलिड है, वैलिड फॉर बोथ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन. ये दोनों के लिए वैलिड है. ये जो रिजल्ट आया दिस इज आल्सो वैलिड फॉर बोथ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन ए. ये पैरामेट्रिक इक्वेशन सेम ही होता था. ये जो रिजल्ट आया y इज इक्वल टू mx प्लस सी बी टेंजेंट, तो टेंजेंट का इक्वेशन यहाँ से क्या हो जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू mx और c के जगह लिखोगे प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ये भी वैलिड है दोनों के लिए, ठीक है, वैलिड फॉर बोथ. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आ जाएगा, तो प्रोसेस वही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अननोन है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को एच कॉमा ये मान लेंगे. उस एच कॉमा के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे और उस टेंजेंट के इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेंगे. सो व्हेन यू कंपेयर यू विल गेट, अगर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एच कॉमा के माना है और कंपेयर करोगे तो एच और के का वैल्यू मिल जाएगा. और यहाँ से आ जाएगा, सर्कल में क्या होता था माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी कॉमा ए स्क्वायर बाई सी, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर बाई सी. To remember, point of contact for circle it was minus a square m by c comma a square by c. यहाँ पे a square by c की जगह हो जाएगा b square by c. So this is point of contact for ellipse, tangent on ellipse with slope a. बाहर के पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करना हो so we'll keep the similar approach, ठीक है. If you are willing to draw tangent from outside, from a point outside the ellipse, tangents from point outside the ellipse, इसके लिए क्या करोगे आप, वही y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन अज्यूम करोगे और इस पे अप्लाई करोगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. अगर सिनेरियो कुछ इस तरीके से है, अगर x1 y1 से अगर आपने इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो टेंजेंट भी हो गया. अच्छा, कॉर्ड के बारे में भी थोड़ा सीख ही लेते हैं, क्योंकि सारी चीजें जो हमने पैराबोला सर्कल में पढ़ा बिल्कुल सिमिलर है, कुछ भी नया नहीं है इसमें ऐसा कुछ. सो अच्छा, ये भी ध्यान रखना, ये जो दोनों रिजल्ट्स हैं ये वैलिड है फॉर बोथ, these are also valid for both a greater than b and b greater than. कॉर्ड का इक्वेशन के बारे में बात करते हैं तो वही चीजें हैं, कुछ नया नहीं है इसमें भी. अगर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का बात करेंगे तो वही इक्वेशन t इज इक्वल टू 0, और कॉर्ड विद मिड पॉइंट अगर बात करें तो वही t इज इक्वल टू s1 यहाँ पे भी. तो लेट्स से अगर ये एक एलिप्स है और बाहर से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया और इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को अगर मिलाया, इसका जो इक्वेशन है वो t इज इक्वल टू 0 लिखेंगे. दिस इज कॉल्ड ऑफ कॉन्टैक्ट.
और कॉर्ड विद मिड पॉइंट जो है उसका इक्वेशन हम लोग उसी तरीके से लिखेंगे फिर से। मान लो अगर ये मिड पॉइंट गिवन है तो इसका इक्वेशन लिखेंगे P इज इक्वल टू S1 अगर ये नोन है तो। ठीक, चलो नॉर्मल्स के बारे में लास्ट में बात करेंगे, नहीं तो इतना एक साथ याद नहीं होगा, अननेसेसरी कहीं कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए। ठीक है, तो इससे बचते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस करेंगे। मान लो जैसे हमारे पास एक लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और एक एलिप्स है एक्स एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 और लाइन का पोजीशन चेक करना है इस एलिप्स के रिस्पेक्ट में कि लाइन टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। तो सबसे पहले मैं लाइन को लिखूंगा y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3, यहाँ से स्लोप का वैल्यू आ गया -2 और c का वैल्यू हो गया 3। तो यहाँ से मैं देखूंगा ए स्क्वायर का वैल्यू 4 है और बी स्क्वायर का वैल्यू 9 है। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू देखना है ना। तो यहाँ से मैं ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू चेक करूंगा। ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया 4, एम स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा कितना -2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 9, तो ये हो गया 25 के बराबर। ठीक, और सी स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 3 का स्क्वायर होकर 9 हो गया। मीन्स ऐसे बोल सकते हो कि सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो है लाइन जो गिवन है, लाइन विल इंटरसेक्ट द एलिप्स, लाइन विल इंटरसेक्ट द एलिप्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे। ना, लेंथ ऑफ टैंजेंट एलिप्स के केस में रूट अंडर S1 नहीं होगा, दैट इज वैलिड ओनली फॉर सर्कल, that is valid only for circle, not for ellipse. Keep it in mind, not for parabola, not for any other conic, only for circle. Good. Find k so that x plus y plus k is equal to 0 is a tangent to x minus 1 का स्क्वायर बाई 4 प्लस y minus 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मुझे के पता करना है ताकि ये जो लाइन है सो एक टैंजेंट बन जाए। ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास एलिप्स जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, एलिप्स जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। तो मेथड 1 क्या है, मेथड 1 ये है कि सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सिंपली सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 और उसके बाद b को 0 कर देना, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देना, क्वाड्रेटिक मिलेगा। दूसरा मेथड क्या है, जो दूसरा मेथड है वो है बाय ओरिजिन शिफ्टिंग।
भाई ओरिजिन शिफ्टिंग का मतलब क्या हुआ कि लेट्स से मैं इस एलिप्स को ऐसा समझता हूँ x²/4 प्लस y²/1। जब मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो x इज इक्वल टू मैंने x-1 अज्यूम कर लिया, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया 1,1 पे, और इसको मैंने इतना समझ लिया। नाउ जब मैं नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात कर रहा हूँ तो लाइन का इक्वेशन भी नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग ही लिखना पड़ेगा, तभी हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई कर पाएंगे। नाउ इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन, what will be this equation in new coordinate system? What will be this equation in new coordinate system? In new coordinate system, so this will look like small x के जगह you can write capital X plus 1 and small y के जगह you can write capital Y plus 1. So इसको चेंज करो, small x के जगह you write capital X plus 1, small y के जगह you write capital Y plus 1 plus k is equal to 0. So this will become x plus y plus k plus 2 is equal to 0. Correct? And now you can write from here y is equal to minus x minus k plus 2 is equal to 0. So यहाँ से स्लोप का वैल्यू -1 है और c का वैल्यू है k plus 2 के बराबर। नाउ अप्लाई कंडीशन फॉर टेंजेंसी। कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या लगाओगे? c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c स्क्वायर की जगह कितना है? k plus 2 का स्क्वायर। व्हाट इज वैल्यू ऑफ a स्क्वायर? a स्क्वायर इज 4। व्हाट इज m स्क्वायर? m स्क्वायर इज -1 का स्क्वायर। व्हाट इज b स्क्वायर? b स्क्वायर इज 1। ठीक है ना, ये हो गया वैल्यू a स्क्वायर के लिए, और नीचे में यहाँ 1 है, दैट इज वैल्यू फॉर b स्क्वायर। देखेंगे अब यहाँ से k plus 2 का जो स्क्वायर है दिस विल बी इक्वल टू 5, और k का वैल्यू यहाँ से लिखा जा सकता है, k plus 2 का वैल्यू हो जाएगा +-√5, या k का वैल्यू यहाँ से लिखा जा सकता है -2 +-√5 के बराबर। ओके, समझ आया? Yes, sir. सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर इसमें ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ऑक्सिलरी सब लेंगे और जो रहेगा वो एक लाइन पर इंटरसेक्ट करेगा। ऑक्सिलियरी सर्कल लेंगे यस सर, और हम लोग ये लेट करेंगे कि वो जो टेंजेंट है वो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और फिर वो कंडीशन बिना टेंजेंट हुए नहीं इंटरसेक्ट कर सकता है। ये मान लो सर्कल है, तो ऐसा भी तो इंटरसेक्ट कर सकता है बिना टेंजेंट हुए इसके, या ऐसा भी तो इंटरसेक्ट कर ही सकता है 2 पॉइंट पे सर्कल को। समझे? वैसे नहीं करना, वैसा नहीं करना, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो कि find point of contact for a tangent parallel to y is equal to x minus 2 to ellipse x²/4 plus y minus 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ध्यान देना, तो फिर से गड़बड़ है यहाँ पे। गड़बड़ क्या है कि स्टैंडर्ड एलिप्स नहीं है, बदला जा सकता है उस फॉर्मेट में, तो हमको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ। इसको मुझे लिखना पड़ेगा x²/4 प्लस y²/1 इज इक्वल टू 1। और यहाँ से देखो क्या है बात कि मैंने कैपिटल x और स्मॉल x को सेम रखा है, और कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y माइनस 1 बोल सकता है। अच्छा, एक और बात मैं बता दे रहा हूँ,
ये जो अजम्पशन लेके हम कर दे रहे हैं कारनामा ये सब, आपको अगर ऐसा दे दे, ध्यान देना मेरी बात में, मैं बहुत मजेदार बता रहा हूँ। तो इसको कैपिटल एक्स मत ले लेना, यहाँ पे 3 जो है ना ऑरिजिन शिफ्टिंग से नहीं काम चलेगा उसका। x इज इक्वल टू 3x माइनस 1 लेके और सब कुछ चेंज करोगे ना उसके अकॉर्डिंग, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन इन्वॉल्व होगा, तब x से 3x बनने का कोई संभावना है। समझ आ रहा है बात? और रोटेशन में एक्स वाई दोनों इन्वॉल्व होता है, एक्स के कोऑर्डिनेट में भी एक्स वाई दोनों इन्वॉल्व हो जाता है। याद अगर होगा वो टेबल, तो एक्स के चेंज में सिर्फ एक्स इन्वॉल्व नहीं होता, वाई भी इन्वॉल्व हो जाता है, वाई के चेंज में सिर्फ वाई इन्वॉल्व नहीं होता, एक्स। तो उसमें वहां पे ऐसा मत करना कि सबको 3x माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे और हो जाएगा, नहीं, ये काम मत करना, ये मैं इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कई जगह क्वेश्चन में ऐसा रहेगा ये। और ये जो है ना, हमने ऐसा मत सोचना कि x इज इक्वल टू एक्स मान लिया और कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई माइनस 1 मान। इसके पीछे लॉजिक है कि ऑरिजिन शिफ्टिंग के हेल्प से ऐसा किया जा सकता है एक नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इतना फ्लुएंट हो गया वो प्रोसेस कि हमने डायरेक्ट x इज इक्वल टू एक्स लिख दिया, कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 1। बट द मेन स्टोरी जो है, जो मेन थीम है, वो ये है कि हमने इसको एक नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट किया है। And in that new coordinate system, this line will look like, new system, this line will look like, y के जगह पे स्मॉल y के जगह पे कैपिटल y प्लस 1 हो जाएगा, यहां से देखो, ठीक। एंड x will be equal to कैपिटल X minus 2. So from here you can write y is equal to कैपिटल X minus 3. ठीक। सो m का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू -3 है। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, ये तो ये लाइन हुआ ना, c से मतलब ही नहीं है, m का वैल्यू 1 हो गया, m से ही मतलब है। अब जो हमको टेंजेंट बोला है, वो टेंजेंट इसके पैरेलल है, इसी लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट भी 1 हो जाएगा। अच्छा, ये बात फिर से समझ लो कि जब हम ऑरिजिन शिफ्टिंग करेंगे तो एंगल पे, इंक्लिनेशन पे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने रोटेशन नहीं किया है, एक्सिस को पैरेलली शिफ्ट किया है। सो एंगल पे, स्लोप पे, इंक्लिनेशन पे, ये सब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ध्यान से, पहले भी स्लोप 1 था, अभी भी स्लोप 1 है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 हो गया। हालांकि ये मैंने बेकार ही कर दिया, ऐसे करना का जरूरत नहीं है, ये चेंजेस करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि हमको तो सिर्फ स्लोप से मतलब है। एनीवे, तो स्लोप इतना हो गया। अब जो न्यू सिस्टम में मैं बात कर रहा हूँ, इस सिस्टम में जब मैं बात कर रहा हूँ, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a²m/c, और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा b²/c। a² का वैल्यू यहां से हो गया 4, m का वैल्यू हो गया 1, और c का वैल्यू कितना हुआ? c का वैल्यू जो है, कैसे लिखोगे ध्यान से सुनना, यहाँ से c² जो लिखोगे वो लिखोगे a²m² प्लस b²। c² का वैल्यू हो गया a² की जगह पर 4, यहाँ से देखना a² 4 है, b² 1 है। ये जो है a² हुआ, ये जो है वो b² हुआ। तो a² का वैल्यू 4, m² का वैल्यू हो गया 1 का स्क्वायर, और b² का वैल्यू भी हो गया 1। सो c² विल बी इक्वल टू 5, और c का वैल्यू लिख सकते हो +-2। क्योंकि इस स्लोप के 2 टेंजेंट्स होंगे, ध्यान से अगर देखो, किसी भी एलिप्स पे किसी भी स्लोप का टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, और कितना टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा? तो 2 पैरेलल टेंजेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, जैसा सर्कल में होता था। तो 2 पैरेलल टेंजेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं एक ही स्लोप के। सो 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी मिलेगा, हर एक के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो c कैन बी रिटन एज +-√5, और यहाँ x जो है स्मॉल x के बराबर ही हो गया, और कैपिटल Y जो है ये स्मॉल y -1 के बराबर हुआ, और b² का वैल्यू हो गया 1, c का वैल्यू +-√5। सो फ्रॉम हियर पॉइंट ऑफ x विल बी इक्वल टू -4। अच्छा, माइनस है तो माइनस प्लस ये हो जाएगा, ध्यान देना, और y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 +-1/√5। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या तो होगा -4/√5
कॉमा 1 प्लस 1/√5। कॉम्बिनेशन ठीक से लेना, यहाँ जहां माइनस है यहाँ वहां इसके साथ प्लस आएगा, ऑर्डर ठीक से रखना। प्लस माइनस से माइनस प्लस इसलिए हुआ क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, और यहां से लिख सकते हो फिर +4/√5 लोगे तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1/√, ये आंसर। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, या से मान लो tangents are drawn from point 3,4 to x square plus y square y square by 4 is equal to 1, whose angle of inclinations are θ1 and θ2. cot θ1 plus cot θ2 का वैल्यू बताना कितना है। तो ध्यान से सुनो, एक एलिप्स है और मान लो एक एक्सटीरियर पॉइंट से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किया। अब इन टेंजेंट्स के बारे में बोला जा रहा है कि इनका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस है वो एक का θ1 है, एक का θ2 है। इनके बीच का एंगल नहीं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस माने एक्स एक्सिस के साथ। तो इसका मतलब ये हो गया 1/m1 के बराबर स्लोप हो गया ना tan थीटा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर θ1 है तो स्लोप हो जाएगा tan θ1। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर tan θ2 है तो स्लोप हो जाएगा tan θ2। तो ये 1/m1 प्लस 1/m2 का बेसिकली वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, 3,4 से पास होता हुआ टेंजेंट का इक्वेशन अज्यूम करेंगे। टेंजेंट कितना हो जाएगा, y माइनस 4 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 3। तो ऐसा लिख दिया टेंजेंट, यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स, 4 को राइट में ले जाओगे तो 4 माइनस 3m बनेगा ये। और ये अगर टेंजेंट है गिवन एलिप्स पे तो यहाँ से क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 3m का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर दैट इज 1। ठीक है, ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, एम स्क्वायर हो गया इतना प्लस बी स्क्वायर की जगह पे हो गया 4। यहाँ से लिखो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी के प्लेस पे कितना है 4 माइनस 3m। ठीक है, ये सी के प्लेस पे है। ए स्क्वायर हो गया यहाँ से 1। ठीक, बी स्क्वायर का वैल्यू 4 है, वो सारे वैल्यूज को यहाँ रख दो। अब ये एक एम में क्वाड्रेटिक बना। हाँ, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 9m स्क्वायर माइनस 24m is equal to m square plus 4. So from there it will be 8m square minus 24m, और 16 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 12 के बराबर। So from there you can take 4 as common. This will be 2m square minus 6m plus 3 is equal to 0. ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर 0। सो 1/m1 प्लस 1/m2 का वैल्यू यहाँ से लिखोगे m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 m2, एंड यू कैन राइट m1 प्लस m2 एज 6/2 and m1 m2 as 3/2. So it will be 6/3 and ultimately will be
क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ chord of x square by 9 plus y square by 4 is equal to 1. With midpoint पहला उसमें such that करके लिखा हुआ such that midpoint is 1 comma √3. 1 by 9 plus 3 by 3. 56 star 1 comma 1 भी कर सकते हैं 1 comma 1 करें तो एक ऐसा कॉर्ड का इक्वेशन निकालना जिसका मिड पॉइंट इतना दिया हुआ, ठीक है। तो अगर मिड पॉइंट इतना है तो इक्वेशन हो जाएगा t is equal to s1 and what will you write instead of t? t will be equal to x x1 by 9 plus y y1 by 4 minus 1. t का वैल्यू हो जाएगा and what will be x1? x1 इसको पहले ऐसे लिख लो x square by 9 plus y square by 4 minus 1 इसको s माना is equal to 0 and then start writing. So x1 square by 9 plus y1 square by 4 minus 1 1 cancel out हो जाएगा। तो यहाँ से आप x1 का वैल्यू रखो 1 रखोगे और y1 का वैल्यू भी 1 रखोगे, तो ये हो जाएगा x by 9 plus y by 4 is equal to 1 by 9 plus 1 by 4. सिंप्लीफाई कर लेना ये इक्वेशन मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है chord intersects ellipse at A and B and tangents at A and B intersect at point 1 comma 7, let's see. So 1,7 पे इंटरसेक्ट कर रहा है टेंजेंट्स। कहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ किया गया है? तो मान लो ये एलिप्स रहा होगा और ये कॉर्ड रहा होगा। तो कॉर्ड जहां पे एलिप्स को इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे टेंजेंट्स ड्रॉ किया गया। वहां पे क्या किए? टेंजेंट्स ड्रॉ किए जहां पे एलिप्स को कट किया। अब ये टेंजेंट्स जो है वो बाहर में कट कर रहा है, कहाँ पे? 1,7 पे। तो हमको कॉर्ड का इक्वेशन निकालना है। तो कॉर्ड का इक्वेशन बेसिकली यहाँ से क्या बोल सकते हो? दिस इज बेसिकली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज t इज इक्वल टू 0। किसके रेस्पेक्ट में? 1,7 के रेस्पेक्ट में। समझ गए बात? तो यहाँ से हो जाएगा x x1 by 9 plus y y1 by 4 is equal to 1। x1 की जगह 1 रखो, y1 की जगह 7 रखो, तो ये हो जाएगा x by 9 plus 7y by 4 is equal to 1। मान लो क्वेश्चन इस तरीके से है कि
chord of contact for pair of tangents from 3,1 to 3x square plus 4y square is equal to 12. Chord of contact for pair of tangents from itna is chord of contact for pair of tangents from itna is AB. Find midpoint of AB. ध्यान देना यहाँ पे एक हमने एलिप्स कंसीडर किया। ये एलिप्स का बेसिकली इक्वेशन है एक्स एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1। हालांकि ऐसा लिखना जरूरत नहीं है यहाँ पे, बट मान लो ये इक्वेशन है हमारे पास, और यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, बाहर से दो टैंजेंट ड्रॉ किया पॉइंट 3,1 से, और ये इसको मान लो ए और बी पे टच करते हैं, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ए बी का जो इक्वेशन है वो ए बी का इक्वेशन हम पता कर सकते हैं, और ए बी का हमको मिड पॉइंट पता करना है कि कितना है, व्हाट इज इट्स मिड पॉइंट, वी हैव टू फाइंड आउट। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या अप्रोच लगाना चाहिए, देखो ये बड़ा अच्छा तरीका है कि एक ही चीज को हम कैन वी राइट इनटू दिस, एक ही चीज को, कोई भी एक चीज, जैसे ए बी है तो क्या ए बी का इक्वेशन हम दो तरीके से लिख सकते हैं, राइट इक्वेशन ऑफ ए बी, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस में काउंट होंगे, ठीक है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस में काउंट कर सकते हैं। सो राइट इक्वेशन ऑफ ए बी इन टू फॉर्मेट्स एंड देन कंपेयर देम, and then compare them। कैसे कंपेयर कर सकते हो आप, देखो अगर मैं ए बी को ही समझू P इज इक्वल टू 0, अगर ये पॉइंट P है 4P, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3x स्क्वायर की जगह x(x1), 4y स्क्वायर की जगह y(y1) इज इक्वल टू 12। यहाँ पे इसमें मैं एक्स एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। सो इफ आई डू दैट आई विल गेट इक्वेशन एज 3x x1 की जगह 3, 4y y1 की जगह 1 इज इक्वल टू 12, एंड फ्रॉम हियर इट विल बी 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। नाउ आगे सॉल्व करो, और ए बी को आप मान लो मिड पॉइंट नहीं पता है, सो ए बी को मैं अगेन लिख रहा हूं, लेट मिड पॉइंट हमको नहीं पता, और मिड पॉइंट हमने मान लिया मिड पॉइंट भी h कॉमा k, लेट्स से मिड पॉइंट हमने मान लिया h कॉमा k। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x t इज इक्वल टू s1 लिखूंगा मैं, इक्वेशन t इज इक्वल टू s1, ठीक, और t इज इक्वल टू अगर s1 लिख रहा है तो दिस विल बिकम 3x x1 प्लस 4y y1 माइनस 12, ये हो गया t का वैल्यू, इज इक्वल टू s1 का वैल्यू हो जाएगा 3x1 स्क्वायर 4y1 स्क्वायर माइनस 12, तो 12 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बच जाएगा 3x1 की जगह h रखो तो 3hx, और 4y1 की जगह k रखो तो 4ky इज इक्वल टू 3h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। सो व्हेन यू अज्यूम दिस एज इक्वेशन नंबर 2, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में कोई फर्क तो नहीं है ना, दोनों सेम ही लाइन का इक्वेशन है, सो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आर आइडेंटिकल, equations 1 and 2 are identical।
Equations 1 and 2 are identical. इसलिए यहां से हम बोल सकते हैं कि 3h/9 कंपेयर कर लो, 3h/9 इज इक्वल टू 4k/4, सारे कोफिशिएंट्स को देखो, और कांस्टेंट हो गया राइट साइड में उधर 3h² / 4k² डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकते हो 12. From here you have to find values for h and k. Can you do that now? यहां से आ जाएगा h/3 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 3h² प्लस 4k² / 12. सो h इज इक्वल टू 3k आ जाएगा इन दोनों को यूज करके, और इन दोनों को यूज करके क्या आ जाएगा 12k इज इक्वल टू 3h² प्लस 4k². h के जगह k ही रख दो, तो h के जगह k रखोगे तो 3k का होल स्क्वायर हो गया. तो यहां से ऐसे लिखा जा सकता है, और ये हो जाएगा 12k प्लस 9k², नहीं 27k², 27k² प्लस 4k². तो ये कितना हो जाएगा, यहां से k अल्टीमेटली आप निकाल लेना, ठीक है ना, k फाइंड आउट करेंगे. k और h पता कर ले सकते हो यहां से, एंड k और h एक बार पता चल जाए तो फिर आपको आंसर आ जाएगा. अच्छा, इसमें एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा. जब मैं 3,1 का बात कर रहा हूँ, थोड़ा देखना कि एच और की पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव. जब मैं 3,1 का बात कर रहा हूँ तो मैं इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूँ, इधर कहीं पे, ठीक है, इस तरीके से. तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो भी मेरे ख्याल से एच और के इक्वल आ तो गया है ही वहां से. तो एच और के का वैल्यू देखो पॉजिटिव आना चाहिए, तो जो नेगेटिव वैल्यू होगा ना उसको डिस्कार्ड कर देना. अगर आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा डायग्राम में. तो इसको आप आगे जो है क्वेश्चन को कर लेना, होमवर्क रहेगी आप. Let's see next question. Pair of tangents are drawn from points on line x plus 2y is equal to 3. To ellipse 2x² plus 3y² is equal to 6. या ऐसे लिखते हैं, 2x minus y is equal to या y plus
15 रखते हैं इसमें। So tangents are drawn from points on line इतना to ellipse this one. Prove that chords of contact will be concurrent. And also find the point through which chord of contact must pass. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो देखो एक एलिप्स है और एलिप्स के बाहर से ये लाइंस आ रहा है, मैंने प्रूव कर लिया, चेक कर लिया है, आपको करने का जरूरत नहीं है। तो ये इस तरीके से लाइन है। अब इस लाइन के किसी पॉइंट से एलिप्स पे टेंजेंट्स ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है। हो सकता है ये पॉइंट बदल जाए तो टेंजेंट्स बदल जाएंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो पहले कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मान लो ऐसा था, अब नया जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हुआ वो दूसरा आ गया, मान लो ये बन गया कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। आगे फिर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बदल जाएगा, ठीक है। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बदलेगा, बट प्रूव ये करना कि जितने भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट्स होंगे ये सारे के सारे कंकरेंट होंगे, एक ही पॉइंट से पास करेंगे, ठीक है। मैं एक अलग सिनेरियो के लिए दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ। लेट्स से वी हैव दिस एज अनदर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये प्रूव करना कि ये सब कंकरेंट होंगे, एक ही पॉइंट से पास करेंगे सब। तो कैसे प्रूव होगा? मान लो हमने एक पॉइंट अज्यूम किया, लेट दिस पॉइंट इज y को मान लो हमने लैम्डा मान लिया, y इज इक्वल टू लेट्स से हमने लैम्डा मान लिया, लेट या x को लैम्डा मान लिया, लेट्स से x को लैम्डा मान लिया तो ज्यादा ठीक है। x को लैम्डा मान लिया तो y का वैल्यू यहाँ से 2x प्लस 15 है, यानी y का वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 15 हो गया। तो मैं कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 15। एक क्वेश्चन मैंने ऐसा ही सर्कल में कराया था, जहां तक मुझे याद है सर्कल में कराया था, सर्कल में करवाया था। लैम्डा और 2 लैम्डा प्लस लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा प्लस 15 एक वेरिएबल पॉइंट हो गया, लेकिन ये जो भी पॉइंट होगा इसी लाइन पे लाई करेगा। कोई भी पॉइंट लोगे, लैम्डा का माने कोई भी वैल्यू लोगे इसी पॉइंट पे, इसी लाइन पे लाई करेगा ये। अब देखो लैम्डा अगर कोई भी रियल नंबर कंसीडर कर ले तो ये पॉइंट जो है वेरिएबल पॉइंट हो गया इस लाइन पे। नाउ यहां से अगर मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूं तो उसके लिए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जो होगा उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या है? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कितना हो जाएगा जरा देखिए। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन हो जाएगा t इज इक्वल टू 0, और t इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कितना? यहाँ देखो एलिप्स का इक्वेशन, इसको लिख सकते हो, इसका मतलब 2x(x1) प्लस 3y(y1) इज इक्वल टू 6, और x1 के जगह लैम्डा रख दिया, y1 के जगह 2 लैम्डा प्लस 15 रख दिया। ये हो गया कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन। इफ यू सी इट वाइजली, लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बिकॉज लैम्डा की करस्पॉन्डिंग हमको अलग अलग पॉइंट्स मिल रहा लाइन पे। If you see it wisely, this is a family of concurrent lines. 2x plus 6y into lambda, यहां से लैम्डा कॉमन हुआ इसमें,
और 15 45y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये इस तरीके से बदलेगा, सिंप्लीफाई करोगे तो। देख लो ध्यान से, जितना लैम्डा वाला पार्ट है उसको एक जगह रखा और जो लैम्डा से इंडिपेंडेंट है उसको एक जगह कर दिया। If you now see this one, this is family of concurrent lines. This is, अगर आपको याद है तो L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्म में है ये। दिस इज फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइंस, यानी जितने भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे, लैम्डा बदलोगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बदल जाएगा, बट जितने भी कॉर्ड्स होंगे वो सब कंकरेंट होंगे, फैमिली ऑफ कंकरेंट कॉर्ड्स। ठीक है, तो ये एक पार्ट तो प्रूव हो गया कि ये कंकरेंट है। दूसरा पार्ट कि ये किस फिक्स पॉइंट से पास करेंगे, तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी से सब होके गुजरेगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या हो जाएगा, सो 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 0 और 45y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया y का वैल्यू 6/45, 3 से डिवाइड करो तो 2/50 और इसमें 2 रखो फिर, तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 6y, x इज इक्वल टू माइनस 3y, माइनस 3 इंटू 2/15 करो तो ये आ जाएगा माइनस 2/5। यानी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या हो गया, माइनस 2/5 कॉमा 2/15। तो ये ऐसा है। एक और क्वेश्चन करेंगे, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। पैरामेट्रिक फॉर्म टैंजेंट का जो है उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन नहीं किया, तो एक क्वेश्चन उस पर करते हैं। टैंजेंट टू द एलिप्स a tangent to the ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1 touches at point P on it. In the first quadrant. And meets the coordinate axis at A and B respectively. मैंने x axis को A पे, y को B पे। If P divides AB in ratio 3:1, then find the equation of the tangent. इसको हम और भी तरीके से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पैरामेट्रिक फॉर्म से ही बनेगा ये, बट एक क्वेश्चन करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज करके। सो वी हैव अ टैंजेंट टू दिस एलिप्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही टैंजेंट है मान लो, सब स्टैंडर्ड एजम्पशन लेके हम लोग चल रहे हैं, a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0 ऐसा सब मान के चल रहे हैं। इसमें ए बी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, क्वेश्चन में भी मान लो दिया हुआ है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेट्स से हमने एक टैंजेंट, ये मान लो हमारे पास एलिप्स है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने एक टैंजेंट ड्रॉ किया है। टैंजेंट का बोल रहा है, टैंजेंट जो है पॉइंट पी पे टच कर रहा है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए बी पे मिल रहा है और पी जो है ए बी को 3:1 में डिवाइड करता है।
मे बी लाइक दिस, ये P रहा होगा, ये A पे, ये B पे इसको इंटरसेप्ट किया, और PA बाई PB जो है वो दिया हुआ 3/1। ठीक, मुझे नहीं पता कि पॉइंट P कितना है या क्या है, मुझे स्टैंजेंट का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि लेट्स से इस पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट थीटा रहा, लेट्स से। तो अगर मैं टैंजेंट का इक्वेशन मानता हूं, ऐसे केस में जहां अननोन्स बहुत सारे इन्वॉल्व हो, वहां पैरामेट्रिक फॉर्म काफी यूजफुल हो जाता है। तो लेट कर लिया कि टैंजेंट भी x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये टैंजेंट का इक्वेशन था एलिप्स के लिए, पैरामेट्रिक फॉर्म x cos थीटा बाई a प्लस y sin थीटा बाई b इज इक्वल टू 1। इसका देखो x इंटरसेप्ट कितना आएगा। अच्छा, थीटा यहां से देखोगे तो थीटा एक्यूट होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने की। अगर आप इस पे ऑक्सिलियरी सर्कल को कंसीडर करो, अगर आप ऑक्सिलियरी सर्कल कंसीडर करो, ऑक्सिलियरी सर्कल लेट्स से कंसीडर किया, तो ऑक्सिलियरी सर्कल कंसीडर करने पे अगर फर्स्ट थीटा को, मैंने मान लो अगर ये टैंजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है, कहीं पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लोगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये थीटा बनेगा ना, ये इसके करस्पॉन्डिंग ये एक पॉइंट आएगा, तो ये थीटा बनेगा ना, तो थीटा 90 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, थीटा जो है एक्यूट ही रहेगा, ये भी बात ध्यान में रखना है, जरूरत पड़ सकता है आगे, हो सकता है नहीं भी पड़े, बट एनीवे। अब देखो यहां से ये टैंजेंट है, इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना आएगा, तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को आप 0 करो, तो एक्स कॉस थीटा अपॉन ए इज इक्वल टू 1 आ गया, और यहां से x इज इक्वल टू बोलोगे a बाई सेक थीटा के बराबर, ये आ गया एक्स इंटरसेप्ट। सिमिलरली y इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, x को 0 करो, x को 0 करोगे y साइन थीटा बाई बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और x का वैल्यू हो जाएगा b बाई साइन थीटा, b कॉसेक थीटा आ जाएगा यहाँ से। नहीं जी, a बाई सेक थीटा नहीं, a सेक थीटा आएगा, a सेक थीटा b, a सेक थीटा एंड b कॉसेक थीटा, ये ऐसा है। अच्छा, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट मुझे पता चल गया, अब ध्यान से सुनिए। मैं टैंजेंट को यहाँ पे दो तरीके से लिखता हूँ। अगर मैं टैंजेंट को लिखूं तो एक तो ये तरीका हुआ, एक जो टैंजेंट है यहाँ पे, दूसरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, या एनीवे चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी नहीं, इसको ऐसे समझो। अगर ये पॉइंट मुझे आ गया कितना, दो तरीके से लिखने का भी जरूरत नहीं है। ये पॉइंट अगर मान लो a सेक थीटा कॉमा 0 हो गया, ये एक इंटरसेप्ट के हिसाब से, और y इंटरसेप्ट मुझे आया था 0 कॉमा ये b कॉसेक थीटा, तो x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ऑफ कोर्स y एक्सिस पे, तो और y कोऑर्डिनेट हो गया b कॉसेक थीटा। नाउ अगर आप देखो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो, यहां से हमने स्टार्ट किया था सॉल्व करना, उसके बाद हम लोग लेकर आ रहे हैं। ठीक है, 1 एरो 2 एरो से समझ जाए। So now if we apply section formula, now apply section formula. तो सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से क्या लिख सकते हैं बताओ, सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से लिख सकते हैं, ये 3 है, ये 1 है ना, तो 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू ए सेक थीटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, है ना, इसको बोल सकते हो आप a cos थीटा के बराबर। यहां से देखो ये हो गया a sec थीटा इज इक्वल टू बाई 4 इज इक्वल टू a cos थीटा, आंसर आ गया।
इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सेक थीटा की जगह इसको लिख सकते हैं ना, a/4 cos थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा। ए कैंसिल आउट हो जाएगा, हालांकि ए का जरूरत भी नहीं है। तो ये 1 हो गया, ये cos थीटा, 1/4 इज इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू। हाँ देखो, थीटा एक्यूट का जरूरत पड़ गया, थीटा चूंकि एक्यूट था तो cos थीटा का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हो 1/2 पे, क्योंकि थीटा एक्यूट था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है ना हमको पॉइंट को, तो इसीलिए ऐसा लिखते हैं। अच्छा, जो साइन थीटा का वैल्यू है, सिमिलर अप्रोच से साइन थीटा का वैल्यू निकलेगा, या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी कर सकते हो, उससे भी बन जाएगा। सिमिलरली इक्वेट y कोऑर्डिनेट, और वहां से आपको साइन थीटा का वैल्यू जो है वो मिल जाएगा √3/2 पे। अब देखो, इसीलिए टेंजेंट क्या हो जाएगा, टेंजेंट कितना था, x cos थीटा बाई a प्लस y sin थीटा बाई b इज इक्वल टू 1। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा, सब्स्टिट्यूट करो, x/2a प्लस y √3/2b इज इक्वल टू 1। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, bx प्लस a √3y इज इक्वल टू, देखो ना यहाँ से 2a भी एलसीएम ले सकते हो, तो यहाँ हो जाएगा bx प्लस a √3y इज इक्वल टू 1, यहाँ से इज इक्वल टू 2ab। ये इक्वेशन बी में a√3y। समझे समझे नहीं समझे बताओ, कोई कंफ्यूजन है इसमें, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना यहाँ तक, बोलो। Now let's come to normals. अच्छा, डायरेक्टर सर्कल रह गया, डायरेक्टर सर्कल वही लोग समझ गए ना, लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टैंजेंट्स, ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टैंजेंट्स। सर्कल के केस में, अच्छा ये एलिप्स अगर मान लो x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 है, तो इसका डायरेक्टर सर्कल जो हो जाता है वो हो जाता है x² प्लस y² इज इक्वल टू, सर्कल में होता था 2a², तो 2a² को लिखो a² प्लस a², यहाँ पे एक a² जो है वो b² बन जाएगा। सर्कल में होता था ना 2a², तो यहाँ पे हो जाएगा a² प्लस b², और a और b को जब इक्वल रखोगे तो यही बन जाएगा 2a²। तो कैसे डिराइव हुआ, कैसे डिराइव हुआ, तो डेरिवेशन के लिए लेट कर लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना, h कॉमा k, और इसके बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। ठीक है, लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। ऐसे मानो ना, यहां से h कॉमा k अगर है तो इसको टेंजेंट का इक्वेशन लिखोगे y माइनस के इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एच। अप्लाई करो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, क्वाड्रेटिक मिलेगा आपको m में, यहाँ से m के दो वैल्यूज मिलेंगे, और उसके लिए आप m1 m2 इज इक्वल टू लगाओ -1। ठीक है, तो वहां से आपको रिजल्ट मिलेगा h² प्लस k² इज इक्वल टू a² प्लस b²।
स्टेप्स मैंने लिख दिया, डिराइव आप खुद से करोगे, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, और ये भी दोनों के लिए वैलिड है, ध्यान देना, दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर बोथ, दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर बोथ। ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन ए, दोनों के लिए वैलिड है। Find locus of point of intersection of perpendicular tangents. Find locus of point of intersection of perpendicular tangents to ellipse xx square plus y minus 1 का square by 4 is equal to 1. स्टैंडर्ड सर्कल में इसको कन्वर्ट, स्टैंडर्ड इलिप्स में कन्वर्ट कर दो, इसको मान लो xx स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1, ऐसा समझ लो, ठीक है, और कैपिटल वाई समझ लो y माइनस 1 के बराबर है। तो जो डायरेक्टर सर्कल हो गया, डीसी शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं इसको, ये हो जाएगा xx स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह 1 है, बी स्क्वायर की जगह 4 है, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर, और y की जगह लिख दो y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये हो गया डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन। सो डायरेक्टर सर्कल का सेंटर और एलिप्स का सेंटर दोनों एक ही जगह होगा, ध्यान देने वाली बात है। डायरेक्टर सर्कल का जो सेंटर है वो और एलिप्स का जो सेंटर है वो दोनों एक ही जगह पे होगा। सो नॉर्मल्स का भी हम 3 फॉर्मेट में इक्वेशन देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म में प्रोसेस देखो क्या है, मान लो मुझे नॉर्मल चाहिए और ये नॉर्मल, मान लो इसका फुट ऑफ नॉर्मल दिया हुआ है x1 y1, फुट ऑफ नॉर्मल इज नो, अगर x1 y1 पे मैं टेंजेंट अगर लिखूं तो ये हो जाएगा x(x1) बाई ए स्क्वायर प्लस y(y1) बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर एलिप्स का इक्वेशन x(x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रहा होगा, तो उस केस में एलिप्स पे नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हैं x(x1) बाई ए स्क्वायर प्लस y(y1) बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ना। यहाँ पे ध्यान से समझो, अगर ऐसा सिनेरियो है तो यहाँ पे स्लोप कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, दिस विल बी y(y1) बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x1 बाई ए स्क्वायर एक्स प्लस 1। और अगर यहाँ पे मैं लिखूँ y इज इक्वल टू, तो इसको लिखा जा सकता है माइनस बी स्क्वायर x1 बाई ए स्क्वायर y1
प्लस इधर चाहे जो भी आए, ये इससे मतलब हमको नहीं है, प्लस और भी कुछ आएगा टर्म उससे फिलहाल मतलब नहीं, ये स्लोप हो गया। एक्स भी रहेगा इसमें, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन है, ये स्लोप के बराबर हो जाएगा। ठीक, एक सेकंड, तो ये पार्ट स्लोप के बराबर हो गया। किसका स्लोप? टेंजेंट का स्लोप। इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा? ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई वन बाई बी स्क्वायर एक्स वन। एंड व्हेन यू सब्स्टिट्यूट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा? इन सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जब लिखोगे, तो दिस कैन बी रिटन एज y minus y1 is equal to slope. Slope is a square y1 by b square x1 into x minus x1. When you simplify this, you will get an equation like a square x by x1. When you simplify this, you will get a square x by x1 minus b square y by y1 is equal to a square minus b square. You will get this format. If you simplify, you will get this equation. A square x by x1 minus b square y by y1 is equal to a square minus b square. अगर मान लो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगे फॉर्मूला, बहुत कॉम्प्लिकेटेड अगर लगे फॉर्मूला, तो हम यहाँ से ये काम भी कर सकते हैं कि प्रोसेस याद रखें। ठीक है, इससे भी काम चलेगा। इसको याद वैसे रखना चाहिए, मैं लिख दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको याद रखना चाहिए वैसे। रिमेंबर, अगर भूल जाओ तो प्रोसेस भी याद रखो। रिमेंबर फॉर्मूला एज वेल एज प्रोसेस। सो अगर इन केस फॉर्मूला भूल गए तो प्रोसेस से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा एफर्ट बढ़ेगा, बट एनीवे किया जा सकता है अगर बाई चांस भूल गए। दूसरे फॉर्म पे आते हैं, दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म। एंड पैरामेट्रिक फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल याद होना चाहिए। सो अगर इसमें आप सब्स्टिट्यूट करोगे, हमारे पास नॉर्मल क्या था? नॉर्मल का इक्वेशन। अच्छा, ये नॉर्मल्स की जो इक्वेशंस हैं ये वैलिड है दोनों के लिए, ध्यान ये भी देना, दीज आर वैलिड फॉर बोथ। ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन, दोनों के लिए वैलिड है। नॉर्मल का जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा पैरामेट्रिक फॉर्म में? ये था ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप x1 के जगह पुट करोगे कितना? a cos थीटा, और y1 के जगह कितना पुट करोगे? b sin थीटा। तो आप इनमें पुट करो तो दिस विल बी a स्क्वायर एक्स बाई x1 के जगह a cos थीटा माइनस b स्क्वायर y बाई y1 के जगह हो जाएगा b sin थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो, आपको अभी पैराबोला का क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व करने के लिए रह गया होगा कुछ, पर जितना किए उतना ठीक है। अभी रिवीजन में फिर वो हो जाएगा। लेवल 2 तक भी अगर कर लियो पैराबोला में तो चलेगा काम, लेवल 3 अपना धीरे धीरे करना। बट जो मैं एलिप्स का भी क्वेश्चन दूंगा उसको छोड़ना नहीं, क्योंकि बहुत सा एलिप्स आज लगभग खत्म हो जाएगा। एलिप्स चैप्टर समझो आज खत्म हो जाएगा, तो इसके क्वेश्चन अगर छूटे हुए रह जाएंगे तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए एलिप्स का जो मैं असाइनमेंट भेजूंगा
अब आप उस पर ज्यादा फोकस करना, इलिप्स का असाइनमेंट पहले कंप्लीट करना, फिर बचा हुआ पैराबोला का काम करना। तो यहां से ये आ जाएगा ax बाई कॉस थीटा माइनस बी वाई बाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये याद रखना, एक्स बाई कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो सारे फॉर्मूले का जो कॉन्सेप्ट है उससे भी उसको डिराइव किया जा सकता है। तो इसको थोड़ा समझें। हमारे पास टैंजेंट क्या था, अगर टैंजेंट से ही सोचो तो ये डिराइव हो जाएगा। हमारे पास था टैंजेंट कितना, एक्स बाई, है ना, एक्स बाई ए कॉस थीटा, एक्स बाई ए कॉस थीटा, एक्स कॉस थीटा बाई ए प्लस वाई साइन थीटा बाई बी, ये था टैंजेंट। मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, और इस पे अगर एक परपेंडिकुलर लाइन लिखना है मुझे, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बी को यहाँ कर दो, ए को यहाँ कर दो, तो बी एक्स ए वाई माइनस कर दो। एक तो तरीका ये हुआ, देखो क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका स्लोप था ए बाई बी और इस लाइन का स्लोप हो गया बी बाई ए। माइनस ए बाई बी और बी बाई ए अगर प्रोडक्ट लोगे तो -1 हो जाएगा, यानी ये परपेंडिकुलर लाइन। दूसरा क्या तरीका है कि ए का रेसिप्रोकल ले लो, 1 बाई ए एक्स कर दो, और साइन यहाँ बदल दो, यहाँ 1 बाई बी बाई ले लो, और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट कुछ भी रहेगा, उससे मतलब नहीं है। हमको इस पे खाली परपेंडिकुलर चाहिए, अगर इसी लाइन पे अगर परपेंडिकुलर चाहिए तो कोएफिशिएंट्स का रेसिप्रोकल ले लो और एक्स वाई के बीच वाला साइन चेंज कर दो। जैसे एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है, तो इसको कर दो 1 बाई ए एक्स माइनस 1 बाई बी वाई इज इक्वल टू कुछ भी कांस्टेंट, अनदर कांस्टेंट। इसका स्लोप देखो ए बाई बी है, और इसका जो स्लोप है दिस इज 1 बाई ए बाई 1 बाई बी, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ए बाई बी, ये माइनस ए बाई बी, तो यहाँ से आ जाएगा बी बाई ए। यहाँ स्लोप है माइनस ए बाई बी और यहाँ स्लोप है बी बाई ए, तो मल्टीप्लाई करोगे तो -1 के बराबर। सो दिस इज अनदर टेक्निक। टेंजेंट पे नॉर्मल परपेंडिकुलर ही होता है, करेक्ट ना, टेंजेंट पे नॉर्मल परपेंडिकुलर ही होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारे पास टेंजेंट है, जो हमारे पास टेंजेंट लाइन है, दैट इज एक्स कॉस थीटा बाई ए माइन प्लस वाई साइन थीटा बाई बी इज इक्वल टू, चाहे जो भी हो, इधर 1 हो या तो ए को ऊपर करो, कॉस थीटा को नीचे कर दो, कोएफिशिएंट जो है उसका रेसिप्रोकल ले लो, बी को ऊपर कर दो, अच्छा यहाँ साइन भी चेंज होगा, बी को ऊपर कर दो, साइन थीटा को नीचे कर दो। अच्छा नया जो कांस्टेंट आएगा वो कितना होगा, नया कांस्टेंट, अब ध्यान से सुनो, ये जो भी नॉर्मल या जो टेंजेंट है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा से, तो सैटिस्फाई करना चाहिए। इसमें एक्स की जगह ए कॉस थीटा रखो, ए कॉस थीटा रखोगे तो कॉस कॉस कट जाएगा, ए स्क्वायर बचेगा, ये वाला पार्ट ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। फिर y की जगह बी साइन थीटा रखोगे तो साइन थीटा कट जाएगा और बी भी मल्टीप्लाई तो बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखो फॉर्मूला डिराइव हो गया। बाई चांस अगर मान लो भूल जाओ फॉर्मूला, तो फॉर्मूले तक फिर कैसे पहुंचेंगे, टेंजेंट कैसे डिराइव होगा, t इज इक्वल टू 0 लिख के, और उसमें x1 की जगह एक cos थीटा, y1 की जगह b sin थीटा रख दो। अगर बाई चांस फॉर्मूला भूल ही गए तो ये तरीके से कर सकते। अगर मान लो हम पॉइंट फॉर्म में फॉर्मूला भूल रहे हैं, तो टेंजेंट हम लोग लिखेंगे उस पॉइंट पे, वहां से स्लोप देखेंगे टेंजेंट का, नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा, नॉर्मल का स्लोप है, पॉइंट पता है, नॉर्मल। प्रोसेस पे ध्यान दो, ज्यादा प्रोसेस पे ध्यान दो, अगर भूल भी फॉर्मूला सो दैट यू कैन डिराइव इट बैक, ठीक है। तो ये मान लो अगर फॉर्मूला हम भूल गए, वैसे तो इसको याद रखना है, ये सबसे जरूरी है, रिमेंबर, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।
इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि नॉर्मल्स के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पैरामेट्रिक फॉर्म से बने, तो इसको आप जरूर याद रखना फॉर्मूला। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नॉर्मल्स के मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बनेंगे, इसलिए हमको इसको याद रखना है। पैरामेट्रिक फॉर्म को एकदम ध्यान से इसको याद करना। पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। कैसे कन्वर्ट करना है, बात समझ में आया? टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन लिखना और फिर कांस्टेंट को एडजस्ट करने के लिए x की जगह cos थीटा, y की जगह b sin थीटा रख के पता चल जाएगा। तीसरा है स्लोप फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म बहुत लेंदी होता है, इसलिए इसका हम लोग फॉर्मूला नहीं याद रखेंगे, जस्ट रिमेंबर द प्रोसेस। यहाँ पे मैं बता दूं, जस्ट रिमेंबर द प्रोसेस। नो नीड टू रिमेंबर फॉर्मूला। क्योंकि इसको हम लोग यूज ही नहीं करने वाले, इतना लेंदी होता है ये याद करने में, याद ही नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट सा रहता है याद करने में। तो कैसे करेंगे इसको हम? मान लो हमको नॉर्मल का स्लोप पता है, लेट्स से वी हैव अ नॉर्मल, एंड इस नॉर्मल का मुझे स्लोप पता है, स्लोप इज इन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फाइंड करूंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसके बाद फाइंड करो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जब टेंजेंट का स्लोप पता रहेगा तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकल जाएगा, फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले तो लगा लोगे, उसके बाद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना फॉर्मूले से, माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी कॉमा बी स्क्वायर बाई सी। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक बार आ गया, तो आप क्या करोगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाने के बाद, हालांकि देखो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसलिए क्योंकि एक ही स्लोप का दो नॉर्मल एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एक ही स्लोप का दो टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए एक ही स्लोप का दो नॉर्मल भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान, तो दो नॉर्मल आएगा बेसिकली, एक नॉर्मल नहीं, दो नॉर्मल। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो फाइंड आउट किया, यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फुट ऑफ नॉर्मल भी हो जाएगा। यही पॉइंट जो टेंजेंट के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यही पॉइंट फुट ऑफ नॉर्मल भी हो जाएगा। ठीक है, यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फुट ऑफ नॉर्मल बन गया। अब फुट ऑफ नॉर्मल, ये मुझे पॉइंट नोन हो गया, ये पॉइंट मुझे पता चल गया। लेट इट बी, मान लो अगर ये x1 y1 है, उसके बाद आप राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, उसके बाद आप नॉर्मल का इक्वेशन इजीली लिख सकते हो। सिंस पॉइंट ऑन नॉर्मल इज नोन, अ पॉइंट ऑन नॉर्मल इज गिवन, स्लोप इज गिवन, सो यू कैन राइट इट्स इक्वेशन। ठीक है, तो स्लोप फॉर्म में ये तरीका याद रखना है, बहुत लेंथी हो जाता है फॉर्मूला, इसलिए फॉर्मूला नहीं याद रखेंगे, तरीका याद रखेंगे प्रोसेस। मैं नॉर्मल फॉर्म पे अभी क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, अगले क्लास में मैं इस पे आऊंगा, इस पे क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करवाऊंगा, और कुछ एलिप्स की प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज पे भी बात करेंगे थोड़ा सा। सो आधे घंटे का समझ लो और टॉपिक बचा हुआ है, मुश्किल से 40 मिनट्स, 30 to 40 मिनट्स। इन नेक्स्ट क्लास ओनली वी विल स्टार्ट हाइपरबोला, दैट इज लास्ट पार्ट ऑफ कोनिक सेक्शन। हाइपरबोला एकदम सिमिलर है, जैसा हमने एलिप्स पढ़ा बिल्कुल वैसा ही इक्वेशन वगैरह सब कुछ है हाइपरबोला का, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं वहां पे। और अगर आपने एलिप्स अच्छे से कर लिया तो हाइपरबोला ऑटोमेटिकली हो जाए। खाली उसमें एक नया टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो एक नया टॉपिक रहेगा आपके लिए। बाकी 90% सिलेबस जो है हाइपरबोला का, वो समझ लो सेम है जो आपने एलिप्स में पढ़ा, 90% सिलेबस। तो बिल्कुल एलिप्स को अच्छे से कर लो, हाइपरबोला अपने आप हो जाएगा। एलिप्स अगर अच्छा से कर लिया तो 50% काम हाइपरबोला का अपने आप समझ लो हो गया। ठीक है, तो इसको करो, इसको पढ़ो ध्यान से, अच्छे से याद करो, सारे फॉर्मूले वगैरह, सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझो, रिवाइज करो एक बार,
सबसे पहले तो जो ये मैं पीडीएफ भेजूंगा उसका नोट्स बनाना, नोट्स बनाने के बाद जो क्वेश्चंस आपको लगे इंपॉर्टेंट, जो मैंने करा स्टार मार्क वगैरह कराया है, जो क्वेश्चंस आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चंस अच्छे, एक बार प्रैक्टिस करने का जरूरत है, उसको एक बार थोड़ी प्रैक्टिस कर जाओ। और जो असाइनमेंट फिर मैं भेजूंगा वो असाइनमेंट अच्छे से कर जाओ आप। हाँ, लिखने के बाद, अपना नोट्स बनाने के बाद एक काम जरूर करना कि खुद से जो फॉर्मूले उसको रिकॉल करके प्रैक्टिस कॉपी में लिखोगे क्लास नोटबुक में, और फिर प्रैक्टिस कॉपी में उस याद करके सारे फॉर्मूले और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को रिकॉल करके बिना देखे हुए उसका एक बहुत ही प्रिसाइज नोट बनाओगे, वन पेज का जिसमें यू विल इंक्लूड ऑल द फॉर्मूला एंड ऑल अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, एक पेज का मैक्सिमम एक पेज से होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, इतने का शॉर्ट नोट बनाओगे प्रिसाइज नोट खुद से रिकॉल करके। ठीक है, और अगर कुछ गड़बड़ होता है तो फिर उसको मैथ लिखने के बाद उसको एक बार मैच करा के देखिए। जो असाइनमेंट मैं भेजूंगा उस असाइनमेंट को आप पोस्ट कॉपी में, पोस्ट नोटबुक में सेव करें। ठीक है, डन। सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। Write in chat box. Write in chat box.